हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। वो लाल गाउन वाली स्त्री कहानी संग्रह ऑनलाइन उपलब्ध भारत में पोथी.com पर, भारत से बाहर lulu.com पर। लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात सुबोध मुखर्जी की। हिंदी सिनेमा के सुनहरी दौर के वो अग्रणी निर्देशक जो आगे चलकर निर्माता बने, तो अपनी उन कोशिशों में भी वो पूरी तरह सफल रहे। सुबोध मुखर्जी का जन्म 14 अप्रैल 1921 को झांसी उत्तर प्रदेश के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनका सपना था एक नामी वकील बनने का, जिसके लिए वो लखनऊ में रहकर वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। दरअसल वकालत की पढ़ाई के दौरान सुबोध मुखर्जी साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी कूद पड़े। उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वो बताते थे, जेल की सजा पूरी हुई तो मेरी फितरत को देखते हुए मां मुझे वापस लखनऊ भेजने को तैयार नहीं हुई। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, अपनी पढ़ाई का वास्ता दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। ऐसे में मुझे उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और पढ़ाई अधूरी छोड़कर साल 1943 में मैं अपने बड़े भाई शशधर मुखर्जी के पास मुंबई चला आया। भाई साहब और उनके कुछ साथियों ने उन्हीं दिनों बॉम्बे टॉकीज से अलग होकर फिल्मिस्तान की स्थापना की थी और इस कंपनी की पहली फिल्म चल चल रे नौजवान फ्लोर पर थी। निर्देशक थे ज्ञान दत्त। मैं उन्हें असिस्ट करने लगा। लगभग 4 सालों तक मैं फिल्मिस्तान में रहकर काम सीखता रहा, लेकिन कंपनी के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल के साथ मेरी पटरी जम नहीं पाई। शशधर मुखर्जी के साथ बॉम्बे टॉकीज छोड़ने वालों में उनके साले साहब अभिनेता अशोक कुमार भी शामिल थे। उनका मन फिल्मिस्तान में नहीं लगा तो जल्द ही वापस बॉम्बे टॉकीज में चले गए थे। अशोक कुमार को राय बहादुर चुन्नीलाल और सुबोध मुखर्जी के बीच तनातनी का पता चला तो उन्होंने सुबोध मुखर्जी को भी बॉम्बे टॉकीज में बुला लिया। सुबोध मुखर्जी की कहानी पर अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकीज के बैनर में फिल्म पेइंग गेस्ट की शूटिंग शुरू की। इस फिल्म के हीरो वो खुद थे। हीरोइन थी नलिनी जयवंत और मोतीलाल भी इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन 3 सालों की लगातार कोशिशों के बाद भी फिल्म पूरी नहीं हो पाई। उधर साल 1950 में राय बहादुर चुन्नीलाल का अचानक ही निधन हो गया तो उनकी जगह सेठ तोलाराम जालान आ गए थे। सुबोध मुखर्जी बताते थे कि हालात ऐसे बने कि 1950 के दशक के शुरुआत में मुझे वापस फिल्मिस्तान जाना पड़ा। साल 1953 में मैंने फिल्मिस्तान के बैनर में बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिल्म मुनीम जी शुरू की। फिल्म के मेन लीड में थे देवानंद और नलिनी जयवंत और संगीतकार S.D. बर्मन थे। ये फिल्म साल 1955 में रिलीज हुई और सुपर हिट रही। इसका गीत संगीत भी जबरदस्त हिट था और इस तरह मेरी इस पहली ही फिल्म ने मुझे बतौर निर्देशक अच्छी खासी पहचान दे दी थी। उधर सुबोध मुखर्जी की जो फिल्म बॉम्बे टॉकीज में रहकर बन नहीं पाई थी, वही पेइंग गेस्ट उन्होंने फिल्मिस्तान के बैनर में फिर से शुरू की, लेकिन अशोक कुमार और नलिनी जयवंत की जगह अब इस फिल्म में देवानंद और नूतन ने ले ली थी। संगीत S.D. बर्मन का था। ये फिल्म और इसका गीत संगीत भी सुपरहिट रहा। सुबोध मुखर्जी की ये दूसरी फिल्म पेइंग गेस्ट साल 1957 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान के ही बैनर में अपनी तीसरी फिल्म ब्लफ मास्टर प्लान की। इस फिल्म के लिए उन्होंने N. दत्ता के संगीत में एक गीत आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम रिकॉर्ड भी करा लिया था, लेकिन वो फिल्म बन नहीं पाई। आगे चलकर साहिर लुधियानवी के लिखे उस गीत को नए सिरे से खयाम के संगीत में रिकॉर्ड कराकर साल 1958 की रमेश सहगल की फिल्म फिर सुबह होगी में इस्तेमाल किया गया था। दरअसल तोलाराम जालान के साथ मतभेदों के चलते साल 1957 में ही शशधर मुखर्जी फिल्मिस्तान से अलग हो गए थे और फिर उन्होंने अपनी निजी फिल्म कंपनी फिल्मालय की स्थापना कर ली थी। ऐसे में सुबोध मुखर्जी ने भी फिल्मिस्तान से अलग हो जाना बेहतर समझा था और फिर बजाय बड़े भाई शशधर मुखर्जी के साथ जाने के उन्होंने भी अलग से अपनी कंपनी सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस की स्थापना कर ली थी।
सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस के बैनर की पहली फिल्म थी लव मैरिज। साल 1959 में रिलीज हुई इस फिल्म की मेन लीड में देवानंद और माला सिन्हा थे और संगीत शंकर जय किशन का था। फिल्म की कथा, पटकथा और निर्देशन सुबोध मुखर्जी का ही था। ये फिल्म भी सुपरहिट रही। सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस की अगली फिल्म थी 1961 की जंगली। इस फिल्म के मेन लीड एक्टर्स थे शम्मी कपूर और सायरा बानो। सायरा बानो के करियर की यह पहली फिल्म थी। ये फिल्म और इसका गीत संगीत भी सुपरहिट रहे। सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस की सफलता का ग्राफ फिल्म दर फिल्म लगातार ऊंचाइयां छूता जा रहा था। लव मैरिज और जंगली के बाद इस बैनर की आने वाली तमाम फिल्में जैसे 1964 की अप्रैल फूल, 1966 की साज और आवाज, 1967 की शागिर्द, 1970 की अभिनेत्री और 1971 की शर्मीली भी सुपरहिट होती जा रही थी। लेकिन फिर समय बदला और 1970 के दशक में सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस की चमक फीकी पड़ने लगी। 1974 की मिस्टर रोमियो, 1976 की दीवानगी और 1979 की लड़के बाप से बढ़ के एवरेज ही रही। और फिर आया 1980 का दशक। फिल्मी दुनिया के हालात इतने मुश्किल हो चुके थे कि सुबोध मुखर्जी को साल 1985 की उल्टा सीधा के बाद फिल्म निर्माण से तौबा कर लेनी पड़ी थी। वो बताते थे शर्म, लिहाज, रिश्ते, सम्मान पूरी तरह खत्म हो चुके थे। हर तरफ बस पैसा ही प्रमुख हो गया था। फिल्म उल्टा सीधा की शूटिंग के दौरान यूनिट के कई सदस्यों और कलाकारों ने मुझे खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था। उनके असहयोगात्मक और अपमानजनक रवैये की वजह से मुझे जिस मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ा था, उसने मुझे हमेशा के लिए फिल्म निर्माण से हाथ पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया था। सुबोध मुखर्जी साहब का ये इंटरव्यू मैंने सहारा समय साप्ताहिक के लिए फरवरी 2005 के पहले सप्ताह में खार मुंबई के उनके घर पर किया था और ये इंटरव्यू सहारा समय के 12 फरवरी के अंक में प्रकाशित हुआ था। उनके परिवार के अनुसार उन दिनों वो गंभीर रूप से बीमार थे, हालांकि बोलने, सुनने और समझने की स्थिति में थे। परिजनों के आग्रह पर हमने सुबोध मुखर्जी साहब से पर्याप्त दूरी बनाए रखी, जो उन्हें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाए रखने के लिए आवश्यक थी। उनके परिवार में पत्नी कमला, 2 बेटे सुभाष और संजय और एक बेटी गीतांजलि थे। सुबोध मुखर्जी साहब का निधन इस इंटरव्यू के लगभग 3.5 महीने बाद 21 मई 2005 को हुआ और तब मीडिया में आई खबरों से हमें पता चला था कि वो कुछ सालों से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। सुबोध मुखर्जी अभिनेता जय मुखर्जी और देव मुखर्जी के चाचा थे। अभिनेत्री काजोल और रानी मुखर्जी के रिश्ते में वो दादा थे। निर्देशक आशुतोष गोवारीकर के दादा ससुर थे और अशोक कुमार, अनूप कुमार, किशोर कुमार की बहन सती रानी के देवर थे। उन्होंने फिल्मिस्तान और अपने बैनर सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस के अलावा शशधर मुखर्जी के लिए एस मुखर्जी सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड की साल 1982 की फिल्म तीसरी आंख का भी निर्देशन किया था। ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के बीते दौर के बेहद गुणी निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी की। देखते रहिए बीते हुए दिन। कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।